हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 6 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 11 दैट इज नेचर्स ट्रेजर। तो सबसे पहले जानते हैं हमें लेसन में क्या क्या आउटकम्स लेने हैं, हमें क्या क्या चीजें सीखनी है थ्रू आउट द लेसन। वी हैव टू गो थ्रू इंट्रोडक्शन, देन ट्रेजर्स ऑफ नेचर, देन रॉक, मिनरल एंड सॉइल, देन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, अर्थ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीजें हैं। इज द एनवायरनमेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स नेम्ड बिलो सिमिलर और डिफरेंट। नीचे आपको कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि जेब्रा, मैंगो, ट्री, शार्क एंड मंकी। तो क्या इन सब के लिए हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट सेम है या अलग तरीके से बिहेव करता है, कि जेब्रा के लिए अलग है, मंकी के लिए अलग है या इनके लिए सेम है, ये आपने आंसर करना है। नाउ नेचर्स ट्रेजर्स रिफर्स टू द एलिमेंट्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ पे पाए जाने वाले वो रिसोर्सेज या एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, हमारे लाइफ सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, वो सारे हमारे नेचर्स ट्रेजर्स बोले जाते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा मिले हुए हमारे लिए एक तरीके का खजाना। ओके, दीज ट्रेजर्स इंक्लूड, और वो कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, सोयल, प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। ईच ऑफ दीज रिसोर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और हर एक नेचुरल रिसोर्स कह लो या ट्रेजर कह लो, अपने आप में बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज में, हमारी अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और हमारी लाइफ जो अर्थ पे पॉसिबल है उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हमारे पास फ्रेश एयर है, किस लिए, ताकि हम ब्रीथ कर सके, हम सांस ले सके, हम पानी पी सके, हमारे लिए पानी भी अवेलेबल है। एंड सनलाइट दैट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, और पेड़ ग्रो कर सके उनके लिए सनलाइट भी है। ट्री गिव्स अस फ्रूट, वुड, शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। पेड़ों से हमें खाना मिलता है, फल मिलते हैं और जानवरों के लिए वो शेल्टर का काम भी करते हैं। सॉइल हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी में देखो पेड़ उगते हैं, विच प्रोवाइड अस फूड, जिनसे हमें खाना मिलता है। दीज ट्रेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। तो देखा जाए तो ये सारे ट्रेजर्स हमारी सभी लिविंग बीइंग्स के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है जो हमारी अर्थ पे मौजूद है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट देम, और इनके बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ नेचर सो वी कैन कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल दीज अमेजिंग गिफ्ट्स। तो हमें ये नेचर के द्वारा ट्रेजर्स मिले हैं, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए और हमें ये सोच समझ के यूज करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल है। नाउ ट्रेजर ऑफ नेचर, अब कौन कौन से ट्रेजर हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले एयर। द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी एयर की वो थिक लेयर जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है, और वो कहाँ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ है। हमारी अर्थ के सराउंड को उसने कवर करके रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव इट। ये कहना चाहते हैं कि हमारी अर्थ है, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन डायग्राम। दिस इज आवर अर्थ। ओके, हमारी अर्थ के बाहर कुछ 100 किलोमीटर्स तक फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ओके, जो एक लेयर बनी हुई है एयर की, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ये सारा जो एयर अर्थ के बाहर है ना, विद इन फ्यू 100 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ, ये हमारी सराउंडिंग में जो है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर इन इट प्लेस। और ये एक जगह पे टिका हुआ कैसे है, क्योंकि जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने इसको होल्ड करके रखा है, वरना ये स्पेस में बाहर जा सकता था, अपना प्लेस खो सकता था, बट ये अपने प्लेस पे स्टिक है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर हैज 5 लेयर्स, और एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर्स आती हैं। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, नाउ यूजेस ऑफ एयर, हवा के यूजेस क्या हैं देखो।
एनिमल नीड्स एयर टू लिव, एनिमल्स को एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए। लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, और इंसानों को भी किस लिए चाहिए, ताकि वो सांस ले सके। बर्ड नीड्स एयर टू फ्लाई, बर्ड्स को क्यों चाहिए, ताकि वो उसमें फ्लाई कर सके। वी फिल एयर इन बलून्स, टायर्स एंड थिंग्स लाइक फुटबॉल, इवन हम एयर फिल भी करते हैं, जैसे कि बलून्स में, टायर्स में, फुटबॉल्स में, इन सब में हम एयर फिल करते हैं। एयर इज नीडेड फॉर कंबस्शन, इवन आप फायर करते हो, आप फायर लाइट करते हो, आप आग जलाते हो, उसके लिए भी आपको हवा की जरूरत है ताकि कंबस्शन प्रोसेस आप करा सको। थिंग्स लाइक काइट, हेलीकॉप्टर, बोट एंड विंडमिल नीड एयर टू मूव, कुछ चीजें ऐसी है जो हवा से ही चल सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए हैं। इनको चलाने के लिए भी क्या चाहिए, एयर। नाउ आपके सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपने क्या करना है, आपने एक ओरिगामी की फिरकी बना लेनी है, एक पतली सी स्टिक पे उसको ले लो और बस अपने सराउंड में आप उसको ऐसे मूव करो, जहां भी एयर आपको हवा फील हो रही हो, डायरेक्शन आ रही हो, तो आप देखोगे कि वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। जो फिरकी है वो चलने लगेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। क्यों, क्योंकि हवा की वजह से जो ब्लेड्स हैं उन पे प्रेशर आएगा और वो मूव करेंगे। दैट शोज कि आपके सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी परसेंटेज में है, वो आपने पढ़ना है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, हवा क्या है, गैसेज का मिक्सचर है। इट कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन, कितनी नाइट्रोजन है इसमें, 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो रिमेनिंग 1% है वो क्या है, वो सारी गैसेज का थोड़ा पार्ट है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ नाइट्रोजन, इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस क्या है, नाइट्रोजन। इट इज रिलेटिवली इनर्ट एंड डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन, ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या होती है, इनर्ट गैस वो होती है जो दूसरों के साथ जाके कॉम्बिनेशन नहीं करती, उनके साथ जाके कंबाइन नहीं होती या फिर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, जो अपने आप में रहती है सबसे अलग, दैट इज इनर्ट गैस, और ये कंबस्शन को भी सपोर्ट नहीं करती। ऑक्सीजन 21% है। इट इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन प्रोसेस, और ये क्यों जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए और कंबस्शन प्रोसेस के लिए। और जो बाकी की 1% गैसेज हैं सारी मिला करके, उनमें कौन सी आती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन एंड ट्रेसेस ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेज। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 2, ये किस लिए करनी है, टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ एयर इन कीपिंग अ टिश्यू पेपर ड्राई व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर विद एन अपसाइड डाउन ग्लास। आपने क्या करना है, आपने ग्लास लेना है, उसके बॉटम पार्ट पे आप एक टिश्यू पेपर लो, उसको स्क्रम्बल करके उसमें फिट कर दो, और वो अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए, वो गिरे ना। ठीक है, नाउ आपने क्या लेना है, आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, बीकर ले लेना है, कुछ भी, उसमें पानी रखो और उस गिलास को आपने सबमर्ज करना है, बट बिल्कुल अपसाइड डाउन मोशन में, टिल्ट नहीं करना है वो जरा भी। आप उसको जब ऐसे अपसाइड डाउन करोगे तो आप देखोगे कि उस पर कुछ भी असर हुआ ही नहीं है, मतलब जो हमारा टिश्यू पेपर है वो गीला ही नहीं होगा, क्योंकि जो गिलास का पार्ट है उसको किसने कवर करके रखा है, उसको हवा ने कवर करके रखा है। अगर आप थोड़ा भी गिलास को टिल्ट करोगे तो हवा निकल जाएगी, पानी अपना स्पेस बना लेगा। दैट मीन्स एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका खुद का मास होता है, क्योंकि उसमें गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप उसको अपसाइड डाउन मोशन करोगे और बाहर निकाल लोगे तो आपका टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई स्टेट में निकलेगा, अगर आप उसको हल्का भी टिल्ट करोगे तो वो गीला हो जाएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिनमें अलग अलग चीजें हैं, आपने रिलेटिव पार्ट को उनसे मैच करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, देन एटमॉस्फेयर, देन ट्रीज, देन नाइट्रोजन। ओके, तो आपने ऑक्सीजन किससे मैच करना है, थ्रू रेस्पिरेशन, देन एटमॉस्फेयर 5 layers, then trees, fruits, and nitrogen most abundant gas. Okay, now water. Water is the most precious substance on earth. सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है, that is water. It is essential for life. Life के लिए बहुत essential है. Then there can be no life without water. और पानी के बिना जीवन possible नहीं है. Our Earth is called blue planet. हमारी अर्थ को किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से, क्योंकि 71% हमारी अर्थ का सरफेस पानी से घिरा हुआ है और बचा हुआ सरफेस हमारा किससे, लैंड से। एंड इट गिव्स अ ब्लू रिफ्लेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, और जब स्पेस से हमारी अर्थ के फोटोज लिए जाते हैं तो वो ब्लू रिफ्लेक्शन शो करती है। ओके, दैट्स व्हाई हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी आ कहाँ से रहा है,
देखो about 97% of the earth's water is saline and found in seas and oceans which is not fit for drinking. 97% पानी हमारा समुद्र में और सीज में है, ठीक है, ओशियंस में है। अब वो है खारा पानी यानी सलाइन सॉल्टी वाटर, जो कि हमारे पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, सिर्फ 3% वाटर ही हमारा फ्रेश वाटर है। एंड इवन दिस इज मोस्टली लॉक्ड इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और इसमें से भी बहुत सारा अमाउंट कहाँ है, या तो ग्लेशियर्स में है या फिर आइस कैप्स में है। The usable fresh water is available in rivers, lakes, ponds and as groundwater which we draw from wells, hand pumps and bore wells. Rain is the primary source of fresh water on land. और उसमें से भी जो हमारे काम का पानी है, पीने लायक पानी है, जो हम यूज करते हैं, वो कहाँ है, वो रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है या फिर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी है। और अल्टीमेट प्राइमरी सोर्स हमारे फ्रेश वाटर का अर्थ पे क्या है, दैट इज रेन, ओके, बारिश का पानी। नाउ वाटर ऑन लैंड, रेन वाटर फॉलिंग ऑन लैंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो रेन वाटर हमारी अर्थ पे आ रहा है वो कैसे क्लासिफाई किया, देखो सरफेस वाटर के तौर पे, a part of which percolates into the soil and rest gets collected in pools, ponds, puddles and lakes. मतलब जो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है दैट इज सरफेस वाटर। नाउ रन ऑफ वाटर यानी बहता हुआ पानी। अब बारिश का पानी आया, कुछ पानी तो रुक गया, सरफेस पे अवेलेबल हो गया, कुछ रन ऑफ है, वो बहता ही रहता है, वो ड्रेन्स में जाएगा, वो रिवर्स में जाएगा, जैसे कि इट इज द रेन वाटर विच फ्लोज अवे इनटू ड्रेन्स एंड रिवर्स एंड फाइनली इनटू सी, और फाइनली वो कहाँ चला जाएगा, सी में। Rain water that percolates into the soil and remains there as moisture in between the soil particles is the soil water. जब रेन वाटर नीचे हमारी अर्थ पे आया, उसके बाद वो डीप डाउन जाएगा, डाइव करेगा कहाँ, मिट्टी में, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, दैट इज सॉइल वाटर। सॉइल वाटर सपोर्ट्स लाइफ, वो किसके लिए लाइफ सपोर्ट करता है, जो मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, ठीक है, एंड इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और प्लांट रूट्स भी उसको अब्सॉर्ब करती हैं। एक्सेस सॉइल वाटर पर्कुलेट्स डीपर इनटू द सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड एज ग्राउंड वाटर, यानी सॉइल वाटर का अमाउंट एक्सेस हो जाए तो वो और ज्यादा नीचे जाएगा और फिर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। नाउ ग्राउंड वाटर, इट इज द वाटर दैट सीप्स डीप इनटू द सॉइल एंड फाइनली गेट कलेक्टेड ओवर इम्परवियस सॉलिड रॉक्स। अब जब पानी बिल्कुल नीचे आके बैठ चुका है, अब वो चट्टानों के ऊपर बैठा हुआ है, दैट इज आवर ग्राउंड वाटर, ओके। पहले सॉइल वाटर था, सॉइल वाटर भी बहुत ज्यादा हो गया तो एक्सेस अमाउंट में वो और डीप डाउन गया और फाइनली वो रॉक्स के ऊपर जाके सेटल हो चुका है, दैट इज आवर ग्राउंड वाटर। द कलेक्टेड वाटर ऑन द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ impervious rocks that holds water is called aquifers. Aquifers are huge underground lakes filled with clean water. अब वो कहाँ कलेक्टेड है, एक्वीफायर्स में। एक्वीफायर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े से लेक होते हैं, वो भी जमीन के नीचे जहां बिल्कुल साफ पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो वहां जाके कलेक्ट हो जाता है। नाउ डोमेस्टिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब आपको बताया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक तरीका है बारिश के पानी को कलेक्ट करने का या आगे चल के यूज करने के लिए उसको संभाल के रखने का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स। जब बारिश होती है तो जो छतों पे पानी गिरता है उसको डायरेक्टली आप कलेक्ट कर लो, बाद में यूज कर लेना, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Generally, the rooftops made from mortar are made in such a way that all the rainwater falling on it flows towards a single drain. In such case, a storage tank can be placed under the drain and stored water can be further used for cleaning purpose, and watering plants in pots or deep pits can be made under the drain so that water can percolate into the soil and enrich groundwater. If the roof of the house is sloping tin roof, a collecting drain is fixed along the sloping ends of the tin sheet to collect water at one place, which is then drained through a pipe into a storage tank. This water can be put to direct use or can be allowed to percolate into the soil and to help raise the water table. हमें क्या बोला गया है कि जो छतें मोटर से बनी गई होती हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि सारा पानी एक सिंगल ड्रेन के थ्रू आ जाए। अब उस ड्रेन का एंड कहाँ ओपन होगा, एक आप ऐसा वाटर टैंक बना सकते हो जिसमें पानी कलेक्ट हो जाए, जो बाद में आप क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो या पानी पेड़ को पानी देने में आप यूज कर सकते हो, या फिर वो ड्रेन डायरेक्टली ओपन होता हो ग्राउंड में और जब वो रेन वाटर सारा इकट्ठा होकर नीचे चला जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर के लेवल को राइज कर देगा, वो बाद में आपके काम आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो टीन शीट्स की बनी रूफ होती है, जो स्लोपिंग रूफ टॉप्स होती है हमारी,
उनको भी इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसका सारा पानी एक ही ड्रेन से निकाल लो। और सिमिलरली जैसे मोटर वाले हम उस केस में कर रहे थे वाटर स्टोरेज, अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैसे है। यहाँ से आपका पानी आ रहा था बारिश का, सिंगल ड्रेन के थ्रू वो कलेक्ट हुआ कहाँ, इन्होंने उसका माउथ ओपन कहाँ किया हुआ है, नीचे इन्होंने एक स्टोरेज टैंक लगाया है ताकि पानी इकट्ठा हो सके। अब बाद में उसी पानी को वो यूज कर रहे हैं या तो अपने पेड़ों को पानी देने के लिए, या फिर आप उसको इरिगेशन के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उस पानी को बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज देयरफॉर अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ सिंपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर डेली यूज एंड ऑल्सो हेल्प्स रिप्लेनिश डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। ये एक बहुत ही सिंपल सा और अच्छा तरीका है अपनी ग्राउंड वाटर के जब लेवल कम होने लगता है उसको बनाने का, उसको बढ़ाने का, और जहां पानी की कमी होती है उन एरियाज में ये बहुत अच्छे से काम करता है। नाउ आवर थर्ड ट्रेजर इज सन। What are some ways we can use the sun's energy directly? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां हम सन की एनर्जी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। The importance of sunlight as the main source of energy। अब सनलाइट हमारी मेन सोर्स है एनर्जी का, कैसे कैसे देखो। सनलाइट हेल्प्स प्लांट मेक देयर फूड। सनलाइट की हेल्प से ही प्लांट अपना खाना बना पा रहे हैं। The sun also give warmth and light to all living things on earth। और सनलाइट से ही वो वार्मथ हमें मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और सिर्फ हमारी नहीं, सारे लिविंग बीइंग्स की। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीवन। मेन सोर्स लाइट का क्या है, दैट इज सनलाइट। सोलर पैनल्स हार्नेस द सन एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इवन हम देखो सभी ने सोलर पैनल्स यूज किए हुए हैं और इसको यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। Energy from the sun can also be used directly for cooking in solar cookers or for heating water in solar water heaters। Even आप sunlight से पानी गर्म कर सकते हो solar water heaters के थ्रू, आप खाना बना सकते हो solar cookers के थ्रू। So the sun is crucial for life on earth। तो sun बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। अगर खाना बन रहा है तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, सन, क्योंकि उससे क्या आ रही है, सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, और अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे। अब जो लोग कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, उनका तो फिर भी देखा जा सकता है, बट हर्बीवोर्स की भी अच्छी खासी अमाउंट है ना हमारी अर्थ पे, सो दे विल नॉट सर्वाइव। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड ग्रो, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस साइकिल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन, देयरफॉर वी ऑल रिलाई ऑन द सन एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ फॉरेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेजर क्या है, दैट इज फॉरेस्ट, यानी जंगल। A forest can be defined as a large area of land where a variety of plants, animals and microorganisms have their natural home। एक बहुत बड़ा जमीन का ऐसा हिस्सा जहाँ तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो उनका नेचुरल होम है, और वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और बहुत सारी ज़रूरतें हमारी फॉरेस्ट के थ्रू पूरी हो रही हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज नंबर ऑफ worms, birds, insects, animals, microbes and plants। Approximately 30% of world's total area is covered with forest। Forest occupy 21% of total geographical area in India। 30% वर्ल्ड का हिस्सा किस चीज का, लैंड का, वर्ल्ड के लैंड का हिस्सा 30% किसने ऑक्यूपाई किया है, जंगलों ने, फॉरेस्ट ने। उसमें से भी 20% हमारे इंडिया का जोग्राफिकल जो पार्ट है, जोग्राफिकल लैंड पार्ट, वो कहाँ जाता है, वो फॉरेस्ट में जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स। अ फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी दैट इज फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। फॉरेस्ट एक डायनामिक क्या है, हमारी लिविंग एंटिटी है, क्योंकि वहाँ इतनी लाइफ वैरायटी आपको मिलेगी, इतनी लाइफ वैरायटी मिलेगी, लाइक आपको वहाँ एनिमल्स मिलेंगे अलग अलग स्पीसीज के, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तरह तरह के, आपको बर्ड्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, आपको सारी चीजें, इवन आपको वहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज फॉरेस्ट में मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट क्या है, फुल ऑफ लाइफ है, दैट मीन्स डायनामिक लिविंग एंटिटी। To prevent the depletion of forest, certain measures have to be taken as discussed below। और फॉरेस्ट खत्म ना हो जाए उसके लिए आप कुछ measures लेते हैं, आप कुछ steps लेते हैं जो कि यहाँ बताए गए हैं। Afforestation programs should be undertaken on a large scale। Afforestation के प्रोग्राम्स बहुत बड़ी बड़ी स्केल्स पे करने चाहिए। क्या होता है एफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाओ और ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है।
When trees are cut to fulfill the requirements of people, more trees should be planted to avoid depletion of this natural resource. जब आप अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काट रहे हो तो वो जो कट चुके हैं अब उनकी जगह नए पेड़ लगाने भी तो हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे। अब आप सिर्फ काटते चले जाओगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। अब उनको बनाए रखने के लिए आपको प्लांट्स भी तो करने हैं, प्लांट्स लगाने भी तो हैं। Special pastures, grazing fields should be made to avoid overgrazing by animals. आपको ग्रेजिंग फील्ड्स बनाने चाहिए, जैसे शीप है, गोट है, काव है, इनको ग्रेजिंग फील्ड्स चाहिए होते हैं क्योंकि इनको चरना है तो इनको अपना खाना कहीं ना कहीं से चाहिएगा। अब ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए, फॉरेस्ट में से चीजें खत्म ना हो जाए तो ग्रेजिंग फील्ड्स बना के रखने चाहिए ताकि फॉरेस्ट एकदम से डिप्लीट ना हो। गवर्नमेंट शुड मेक stringent laws to protect forests so that they are not further converted into barren lands. गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना देने चाहिए ताकि फॉरेस्ट खत्म होकर एक दिन बंजर जमीन ना बन जाए और वो लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो भी होने चाहिए। पीपल लिविंग इन रूरल एंड फॉरेस्ट एरिया शुड बी एनकरेज टू कट ब्रांच एंड ट्विग्स ऑफ द ट्रीज इंस्टेड ऑफ होल ट्री फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। अब जो फॉरेस्ट के एरिया में या रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि आप ब्रांच कट करो या फिर उनके ट्विग्स कट करो, पूरे के पूरे पेड़ मत काट दो, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। हॉर्टिकल्चर शुड बी एनकरेज्ड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए और ताकि हॉर्टिकल्चर से आपको पैसा भी आएगा। ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है जब आप बागबानी करते हो, राइट, तो आपको वहां से पैसा भी आ जाएगा और फॉरेस्ट भी मेंटेन रहेंगे। Agroforestry is natural farm management system that along with agriculture, the integration of trees on farms has many environmental benefits. Agroforestry बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो लोग फॉलो कर सकते हैं। आप सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करोगे, आप जब ट्रीज को लगाओगे, प्लांट करोगे बहुत सारे ट्रीज, तो उससे फॉरेस्ट बेनिफिट्स भी होंगे और आपकी एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा। Social forestry involves the use of all unused and fallow lands and planting trees in and around agricultural fields along railway lines, roadsides and river and canal banks. Social forestry लोगों को करनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहाँ कुछ यूज ही नहीं हो रहा उस जगह का, वो खाली पड़ी है, तो वहां जाके पेड़ लगा सकते हो। जैसे कि कहाँ रेलवे लाइंस के साइड में या फिर रोड साइड्स पे या फिर कैनाल बैंक्स पे, ऐसी जगह जाके आप पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपके एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा। Now, Van Mahotsav is a week-long forest festival celebrated in the month of July, raising awareness about forest. फॉरेस्ट के बारे में जागरूकता जगाने के लिए, फैलाने के लिए जुलाई में वन महोत्सव एक त्योहार की तरीके से मनाया जाता है और ये एक हफ्ते तक सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ रॉक, मिनरल्स एंड सॉइल। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? रॉक्स के, चट्टानों के बारे में, मिनरल्स के बारे में और मिट्टी के बारे में। सॉइल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। सॉइल भी हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोज इन द सॉइल। सॉइल में देखो प्लांट्स ट्री ग्रो करते हैं। सॉइल प्रोवाइड मिनरल्स, एयर, वाटर दैट प्लांट नीड्स टू ग्रो एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स देयर रूट फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। देखो सॉइल क्या करती है, सन की गरम लाइट से, हीट से रूट्स को प्रोटेक्ट करती है, इवन उसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, पानी प्रोवाइड करती है, एयर प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्रो कर सके। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल्स। मिट्टी में भी बहुत तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिट्टी में रहते हैं, तो वो एक तरीके से उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। Micro organisms break down the remain of the plants and animals present in the soil and form humus. Humus contains nutrients for the plants to grow. Other organisms such as earthworms dig into the soil and increase the porosity of the soil. और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते नहीं है, वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। और ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि अर्थवर्म फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। जब आप अर्थवर्म छोड़ देते हो मिट्टी के अंदर तो वो मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ा देता है, पोरस बना देता है और बहुत ज्यादा ह्यूमस उसमें ऐड करता है। These microorganisms help in maintaining the fertility of soil, और वो soil की fertility को बना करके रखते हैं। Let us find out which type of soil contains the most microorganism. आओ चलो देखते हैं कि सबसे ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म किस जगह की मिट्टी में पाए जाते हैं या किस तरह की। Rocks. The surface of the earth is made up of rocks and soil. हमारी अर्थ का सरफेस किस चीज से मिलकर बना है, रॉक से या फिर सॉइल से। Rocks are found in various shapes, size and forms. चट्टानें आपको किसी भी शेप साइज की मिल जाएगी, किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएगी। दे आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स।
किस चीज से मिलकर बनी होती है चट्टानें? जो रॉक्स होती है मिनरल से, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑन द ग्राउंड, ऑन द हिल्स एंड डीप अंडरग्राउंड। ये कहाँ प्रोवाइड होते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये ग्राउंड पे मिल जाएंगे, हिल्स पे मिल जाएंगे, या फिर अंडरग्राउंड भी आपको मिल जाएंगे। नाउ आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं, मटेरियल्स। अब आपको उनका सोर्स बताना है, वो कहाँ से आए हैं। जैसे कि प्लाईवुड किस सोर्स से आई है, पेपर, फायरवुड, रबर, इन सब का आपको यहाँ पे सोर्स मेंशन करना है। Now there are 3 types of rocks that are found on the earth. They are classified on the basis of how they are formed. These are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 3 तरह की रॉक्स होती हैं, वो भी उस बेस पे कि वो कैसे कैसे फॉर्म की गई हैं, बनी है। जैसे कि अर्थ में सॉइल और रॉक्स 2 तरह की चीजें, अर्थ किस चीज से मिलकर बनी है? सॉइल से, रॉक से। अब रॉक्स भी डिवाइडेड है 3 सब कैटेगरी में, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस के एग्जाम्पल ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बेसॉल्ट। सेडिमेंट्री के सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। मेटामॉर्फिक के ग्नीस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल। ओके, नाउ मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली occurring chemical substance. Minerals have a crystalline structure and combine to form rocks. Minerals can be metallic or non-metallic in nature. मिनरल्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो नेचुरली हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं। ये मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। इनका टेक्सचर किस तरह का होता है? क्रिस्टलाइन टेक्सचर होता है, और ये जुड़ करके क्या बनाते हैं? बड़ी बड़ी चट्टानें बनाते हैं। आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। आपको कुछ पाउचेस चाहिए, जिप लॉक पाउचेस, ठीक है। देन आपको ट्रॉल चाहिए। ट्रॉल क्या होता है? जो जमीन से मिट्टी खोदने में काम आता है ना, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है। देन आपको परमानेंट मार्कर चाहिए, व्हाइट डिशेस चाहिए, ट्रे चाहिए और मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। आपने क्या करना है, आपने 3 तरह की अलग अलग मिट्टी लेनी है पाउचेस में, ठीक है। कहाँ से? गार्डन से ले लेनी है, रोड साइड के एरिया से ले लेनी है, और सैंडी एरिया से लेनी है जहां कोई भी विजिबल प्लांट लाइफ आपको दिख ना रही हो। अब वहां से आप मिट्टी ले आओ पाउच में, ला करके आपने उनको ट्रे पे रखना है और मार्क कर देनी है कौन सी मिट्टी आप कहाँ से लेकर के आए हो। उसके बाद आपने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ये चेक करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा किस मिट्टी में पाए गए हैं। तो आपको इस एक्टिविटी के थ्रू ये पता चलेगा कि किस मिट्टी में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, या सबसे ज्यादा शेल्टर कौन सी मिट्टी देती है। ओके, नाउ मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मेटालिक मिनरल्स का दूसरा नाम क्या है? ओर्स, ठीक है। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स, और ओर्स से ही हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उन मेटल से बाद में अलग अलग चीजें अपना रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। जैसे कि मेटल से क्या बनता है? मशीन, फर्नीचर, वायर्स, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, इवन गोल्ड और सिल्वर से तो ज्वेलरी भी बनती है। देखो यहाँ कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, उनसे मेटल कौन सा एक्सट्रैक्ट होता है वो बताया गया है। जैसे कि फेलराइट, इस फेलराइट से जिंक निकलता है, हेमेटाइट से आयरन निकलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, क्यूपराइट से कॉपर निकलता है, गलीना से लेड निकलता है, ठीक है। नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर आवर मोस्ट वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल्स। हमारे सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मोस्ट वैल्यूएबल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स भी ये दोनों ही हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मैन मेड। देखो कुछ नेचर में पाए जाते हैं, कुछ मैन मेड है। रिसोर्सेज में नेचुरल एंड मैन मेड हो गया। नेचुरल में क्या है? एयर, वाटर एंड सॉइल। अब एग्जॉस्टिबल में भी 2 तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट था। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अब आपने ट्रू फॉल्स यहाँ पे बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द फर्स्ट वन इज ऑन द अर्थ ओशन कवर्स नियरली 80% ऑफ अर्थ सरफेस। फॉल्स। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ट्रू। सोलर पैनल्स हार्नेस सन एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें भी 2 टाइप है हमारे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। आप कितना भी यूज करो, ठीक है, आप उनको अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उनको कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश किया जा सकता है। मतलब खत्म हो रहे हैं तो उनको फिर रिप्लेनिश कर सकते हैं, फिर बन सकते हैं, वो फिर यूज हो सकते हैं। बट एग्जॉस्टिबल क्या है? जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और इनको कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, इनको बहुत टाइम लगता है रिप्लेनिश करने में, और ये हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। डन। नाउ मूविंग अहेड, फॉसिल फ्यूल्स। Coal, petroleum and natural gas are known as fossil fuels as they were formed over millions of years ago from dead remains of plants and animals.
जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जमीन के अंदर डिग किए जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के बाद हमारे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं वहाँ से। इवन सीएनजी नेचुरल गैस भी वहीं से बनती है और ये फॉसिल से बने हैं, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी कोल। कोल इज वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ। इट इज सेडिमेंट्री रॉक। ये एक तरह की क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है। अब कोल 4 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। किस बेस पे? उसमें कार्बन की अमाउंट कितनी है, जैसे कि पेट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस एंड एंथ्रासाइट। पेट में क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट कोल होता है, सॉफ्टेस्ट फॉर्म है ये कोल की। इसमें कितना परसेंट है कार्बन का? कार्बन कंटेंट इसमें से 20 से 25% अवेलेबल होता है और इसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लिग्नाइट की बात करें तो ये पेट से कंपैरेटिवली हार्ड होता है थोड़ा, और इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ करके 40 to 60% आ जाता है और इसमें मॉइस्चर पेट के कंपैरिजन में कम होता है। नाउ ब्यूटिमिनस, ये जलने के बाद पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसमें कार्बन कंटेंट 60 to 80% हो चुका है और ये मॉइस्चर फ्री है और ये इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर से फ्री है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। नाउ एंथ्रासाइट, हाईएस्ट ग्रेड कोल, सबसे बेहतरीन कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। इसको हार्ड कोल के नाम से भी जानते हैं और इसमें कार्बन की मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होती है, दैट इज 98%, और ये बहुत लंबे टाइम तक जल सकता है। ठीक है। नाउ लॉन्ग एगो द अर्थ वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स। पहले क्या था? या तो पानी था या जंगल थे। ठीक है। व्हेन प्लांट्स डाइड दे फेल इनटू दीस स्वैम्प्स। प्लांट्स जब एक लाइफ स्पैन होता है, जब वो मर जाते हैं तो वो इन स्वैम्प्स में आके गिर जाते थे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स मड एंड न्यू प्लांट्स गॉट डिपॉजिटेड ऑन देम। बहुत टाइम के बाद उन पे नई मिट्टी आ जाएगी, पानी आ जाएंगे, नए पेड़ ग्रो कर जाएंगे। ड्यू टू इंटेंस प्रेशर द बॉटम लेयर ऑफ द प्लांट्स मैटर वर चेंज इनटू कॉइल। और बहुत जब मिट्टी के अंदर आप जमीन में नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर क्रिएट होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से बहुत लंबे टाइम के बाद वो क्या बन जाते हैं? वो कोल या फिर पेट्रोलियम की शेप ले लेते हैं। नेचुरल गैस, इट इज मोस्टली CH4। ज्यादातर ये कैसी फॉर्म में होती है? CH4, दैट इज मीथेन, which burns completely producing CO2, जो कि जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। जैसे कि CH4 को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में लाऊं यानी कंबशन कराऊं तो वो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देगी, हीट देगी और क्या देगी? पानी देगी। ओके। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है ना, जब वो मर जाते हैं उनके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कोल हमारी ये CNG बनती है। It is efficient and convenient fuel and can be easily transported through pipes in our homes and in factories. बहुत convenient fuel ये है और इसको easily आप transport कर सकते हो अपने घरों में या फिर factories में। In India, such pipelines are being used in Vadodara and Delhi। और हमारे इंडिया में तो CNG के pipelines यूज भी की जा रही है। कहाँ? वडोदरा में और दिल्ली में। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर इसको कंट्रोल किया जाता है, रखा जाता है, इसी वजह से इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, दैट इज CNG। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स इंजन। ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए पावर जनरेशन में इनको यूज करते हैं। इट ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ओके। Now natural gas is also used as starting material for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers। वही केमिकल जो फर्टिलाइजर्स के लिए बनाने में इसको यूज करते हैं। इंडिया हैज वास्ट रिजर्वॉयर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स हैं नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा। कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ओके। Forests got buried under the soil. Temperature also rose as they sank deeper and deeper and slowly got converted into coal by microbial actions and under anaerobical condition। देखो, जब जंगल नीचे के नीचे चले जाते हैं ना जमीन में, तो वही प्रेशर उन पे भी लगता है। प्रेशर लगता है तो कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस तो वहां भी हो रही होगी। माइक्रोबियल एक्शन हो रहे हैं, एनाएरोबिक कंडीशन है वहां पे, यानी ऑक्सीजन इतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ वहां पे भी होता है। वहां से क्या बनता है? हमारा कार्बन बनता है। ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन होती है। फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज स्केल एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड बट दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। डेली बेस पे फॉसिल फ्यूल्स यूज तो बहुत किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, बट इनको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ईयर लग जाते हैं। ये चीज हमें समझने की है।
सो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इजीली वंस कंज्यूम। तो एक बार यूज हो गया ना, हो गया, उसको आसानी से दोबारा रिप्लेनिश करना इतना आसान नहीं है। हेंस दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसी वजह से इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कंसिडर किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉसिल फ्यूल को हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड में हम कोल रखते हैं, लिक्विड में पेट्रोलियम रखते हैं और गैस में हम नेचुरल गैस रखते हैं। ओके, नाउ द वर्ड कोल, कोल इज derived from the old English term coal that means the minerals of fossilized carbon। फॉसिलाइज कार्बन के मिनरल्स को कोल कहते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड था, उससे हमने कोल बना लिया है। कोल इज ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस दैट इज अ मिनरल ऑफ फॉसिलाइज कार्बन। एक ब्लैक कलर का हार्ड सा सब्सटेंस होता है कोल, जो कि कार्बन फॉसिल कार्बन से बना है, ठीक है, उसका मिनरल है। अदर मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट इन फ्रैक्शन, दूसरे मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट है बट छोटे छोटे अमाउंट में, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। सम अदर मिनरल्स प्रेजेंट इन पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी बहुत ही छोटे अमाउंट में दूसरे मिनरल्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल माइंस थ्रू माइनिंग, और माइनिंग के थ्रू हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और माइनिंग के थ्रू हम कोल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल, कच्चा तेल या फिर काला सोना भी हम बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी, समुद्र में से निकालते हैं, वही प्रोसेस है जैसे कोल और नेचुरल गैस निकालते थे। पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज इन इट्स नेचुरल स्टेट, उसको हम नेचुरल स्टेट में यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको रिफाइन करना पड़ता है। इट इज रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी एंड डीजल। इसमें से क्या क्या बनते हैं, हम क्रूड ऑयल से क्या क्या बनाते हैं, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी एंड डीजल। मुंबई हाई on the Mumbai coast and Digboy in Assam are some places where petroleum is extracted in India। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के 2 जगह इन्होंने बताई है, मुंबई कोस्ट पे मुंबई हाई और एक असम में डिगबॉय, ठीक है। पेट्रोल विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम is used to run vehicles। Petroleum is also used in the industries that manufacture plastic paints, fertilizers and cosmetics। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, पेट्रोल डलता है फ्यूल की तरह हमारे इंजन्स में, व्हीकल्स में, और वहां से आपकी गाड़ियां चलती है, ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक की, पेंट्स की, फर्टिलाइजर्स की या कॉस्मेटिक बनाने के लिए। पैराफिन वैक्स इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट एंड इज यूज इन मेकिंग कैंडल्स एंड पॉलिश। इवन पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम से ही जनरेट किया जाता है, जो कि कहाँ बनाने में यूज होता है, पॉलिश में और आपकी कैंडल्स बनाने के लिए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब आपको इनका संरक्षण करना है, इनको बचाना है, सुरक्षा करनी है। देखो आपको पता है जब ये इतने लंबे टाइम के बाद बनते हैं तो इनको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी प्रोड्यूस एंड दे आर बीइंग यूज्ड एट द रेट ऑफ मिलियंस एंड बिलियन यूनिट्स पर डे। लोग इन्हें बिलियंस और मिलियंस यूनिट के हिसाब से यूज कर रहे हैं डेली, बट ये बनते बहुत टाइम के बाद है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स इज मच मोर देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, इतना इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा जितना इनका कंजप्शन किया जा रहा है। इफ वी कीप ऑन यूजिंग द रिसोर्स एट द प्रेजेंट रेट, अगर हम आज के हिसाब से ही ना इसको यूज करते रहे तो हमारे पास कोल कितने सालों के लिए, बस लगभग कोई 200 साल तक हम कोल यूज कर सकते हैं, 50 साल तक पेट्रोल और 200 साल तक नेचुरल गैस, सिर्फ इतना। दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन, ये हमारे लिए कैसी सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है। We will have to take smart steps to conserve these resources। इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें स्मार्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। We can save domestic fuels like LPG by cooking food on low flame, covering our cooking vessels while cooking, soaking the pulses before cooking, using pressure cookers and cutting the vegetables in small pieces। अब आप वेजिटेबल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, आप अपने कुकिंग वेसल्स को ढक करके रखो ताकि गैस ज़्यादा यूज़ ना हो, लो फ्लेम पे खाना पकाओ, तो आप अपने कुकिंग के लिए फ्यूल भी बचा सकते हो, एलपीजी को आप बचा सकते हो। CFLs और LED लाइट्स यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, अपना अलग अलग व्हीकल ना लेके चलो, उससे पेट्रोल का खर्चा बचेगा। ऑप्शनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक टाइडल एंड सोलर एनर्जी शुड बी डेवलप्ड एंड एनकरेज। दूसरी एनर्जीज भी डेवलप करी जानी चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। नाउ नो योर साइंटिस्ट। Govinder Singh Pawar has created a semiconductor that can store solar energy more efficiently than any other method we know today। गोविंदर सिंह पवार हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा सेमीकंडक्टर बनाया था जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर कर सकता था, ठीक है। नाउ सम ग्लोसरी, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने चैप्टर के थ्रू आउट पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशंस आपको गिवन है।
और यहाँ पे पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा उसको सम अप करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, वुड्स, शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. The thick layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. Air contains about 78% nitrogen and 21% oxygen. Nitrogen relating inherent and does not support combustion. Water is the most precious substance on the earth. On earth, ocean covers nearly 71% of earth's surface and land is only 29%. Water is in the ocean and seas is saline. Rainwater harvesting is the method of direct collection of rainwater from the rooftops of our houses. Sunlight helps plants make their food. A forest can be defined as a larger area of land where a variety of plant animals and microorganisms have their natural homes. Now some exercise जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसको रिकॉल करना है और आंसर देने हैं। अर्थ का कितना सरफेस पानी से कवर है? That is 71%. Which gas is most abundant in Earth atmosphere? सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन. Which of the following is main source of energy of life on earth? सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से आ रही है? सन से. Which layer of atmosphere is closest to the earth surface? अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्राइमरली यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं? स्टोरिंग वाटर फॉर डेली यूज. नाउ moving ahead, we have fill in the blanks and true false. So the first one is Earth is called the dash planet. कौन सा planet? Blue planet. Only dash % of water on Earth is fresh water. कितना % fresh water है? 3%. The atmosphere has 5 layers. Underground rock layer that store water is called an aquifer. Forests occupy about dash % of total geographical area of India. 21%. Dash is a sedimentary rock formed from dead plants. Coal. One Mahotsav is celebrated in the month of July. Now true false. The atmosphere has 5 layers. True. Solar panels harness water energy to generate electricity. False. Solar panels sun energy लेंगे, water energy क्यों लेंगे? Ground water is collected over impervious rocks called aquifers. True. Oxygen make up the largest portion of the earth atmosphere. False. Petroleum is a renewable resource. False. Easy. Now moving ahead, we have name the following. आपको इन सब का नाम बताना है. Okay, the first one is the festival celebrated to encourage tree plantation. कौन सा फेस्टिवल था? वन महोत्सव. The renewable energy resource that uses sunlight. Solar energy. Now a rock that is rich source of minerals like mica and quartz. Metamorphic. A thick layer of air that surrounds the earth. Atmosphere. Underground water bearing layer made of rocks. Aquifer. A resource also called black gold. Petroleum. And a layer of atmosphere closest to the earth's surface. Troposphere. Done. And with this we have completed our chapter. Thanks for watching. Stay tuned.